हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में हम लोग बहुत सारे नेम रिएक्शंस को देखेंगे, फिनॉल के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो एक एक करके रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फिनॉल हमारे पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड बेंजीन रिंग से अटैच एक OH होता है जिस कंपाउंड को लोग फिनॉल बोलते हैं, और ये कंपाउंड जो है एसिडिक होता है। पहले भी देख चुके हैं हम लोग कि फिनॉल जो होता है एसिडिक होता है, और इनफैक्ट फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अगर फिनॉल एसिडिक नेचर का है और इसका रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करें या सोडियम मेटल के साथ करें, तो फिनॉल क्योंकि एसिडिक नेचर का है ये और सोडियम एक मेटल है, तो मेटल और एसिड कोई भी एसिडिक कंपाउंड अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो मेटल और एसिडिक कंपाउंड जब रिएक्शन करते हैं तो एक चीज श्योर होता है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। अब वही H2 बन के निकल सकता है जो कि एसिडिक होता है। एसिडिक H कौन सा है? O से लगा हुआ H। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से लगे होते हैं, हाइड्रोजन से क्लोरीन से लगे हुए होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वही एसिडिक होता है। तो एसिडिक H2 बन के निकलेगा यहाँ पे, और बैलेंस करने के लिए हम चाहे तो यहाँ पे हाफ लिख सकते हैं, और O जो है बचेगा यहाँ पे। और क्योंकि जब एसिडिक है तो वो H+ बन के निकला होगा, तो O पे कैसा, ये H+ बन के निकला होगा, तो O पे चार्ज कैसा बच गया होगा? माइनस, और इस माइनस के साथ मेटल पॉजिटिव आयन बन के अटैच हो जाएगा। मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में? सोडियम फिनॉक्साइड, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो फिनॉल को सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे उसमें। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या, अगर फिनॉल एसिडिक है तो क्या ये बेस के साथ भी रिएक्शन करता है? हाँ, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। OH है, अगर इसको हम NaOH के साथ रिएक्शन कर देते हैं, एसिडिक है ये तो बेस है, और फिनॉल एसिडिक है नहीं, तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो एसिड है तो मेटल के साथ भी H अपना डोनेट करेगा, बेस के साथ, तो ये H और यहाँ से OH। एसिड बेस अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट तो श्योर है ना कि वाटर बनेगा, HOH मिलके H2 बन गया, फिर से H+ बन के निकला होगा, तो O पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? माइनस H के निकलने के बाद, और यहाँ पे कौन जाके कनेक्ट हो जाएगा? सोडियम आयन। तो यहाँ भी क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। सेम प्रोडक्ट बनेगा यहाँ भी, लेकिन साइड प्रोडक्ट इसमें H2 गैस था और इसमें वाटर बनेगा क्योंकि बेस लिए थे। तो फिनॉल एसिडिक नेचर के होते हैं। ये दो रिएक्शन जो है इस बात को प्रूफ कर देते हैं, ये दोनों रिएक्शन है इस बात का एक प्रूफ है कि फिनॉल जो है एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि वो बेस से भी रिएक्शन कर रहा है, मेटल से भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये दो बातें एविडेंस इस बात के हैं कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। एविडेंस तो ये है, लेकिन अगर ये पूछा जाता है हमसे कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, तो हम बेसिकली यहाँ पे यही बोलते हैं कि फिनॉल में OH बॉन्ड होता है एंड OH बॉन्ड पोलर होता है। फिनॉल में OH बॉन्ड होता है और OH बॉन्ड पोलर होता है, इसी वजह से फिनॉल एसिडिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यहाँ पे, एंड दे कैरी नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज पार्शियली। तो बीइंग पोलर इन नेचर दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद फिर क्या है कि फिनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखते हैं। अब फिनॉल के रिएक्शंस को देखने से पहले कुछ चीजें हमको आइडिया होना चाहिए कि फिनॉल जो है उसका रिएक्शन होता कैसे है। मतलब कि ये कि अगर फिनॉल जैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, हम यहाँ पे हेडिंग ही दे देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन फिनॉल। फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कैसे होते हैं, किस स्पीड से होते हैं, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, और बेंजीन के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं उसको। पहले तो ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ। तो कोई भी रिएक्शन जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा हो, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट 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 स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज।
जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या सिंपली हम लोग इसको कहें तो कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो कभी कभी पॉजिटिव चार्ज होता है, कभी कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं भी होता है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा ही होगा। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, ऐसे समझना चाहिए। लेकिन ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आर नॉट नेसेसरली पॉजिटिवली चार्ज। बहुत सारे स्पीसीज ऐसे होते हैं जो डिफिशिएंट तो है बट उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, और लेकिन पॉजिटिवली चार्ज है तो ये चीज श्योर है कि वो डिफिशिएंट ही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज से होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाकर रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? यहाँ पे लोग फिनॉल के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं। इन जनरल ये जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, वो बेंजीन जैसे कंपाउंड में होता है, इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में होता है, जैसे कि बेंजीन में होगा, फिनॉल में होगा, या फिर जो बेंजोइक एसिड है उसमें भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, फिर एनिलीन है जिसमें भी बेंजीन रिंग दिखे एक पार्ट, उसमें ये रिएक्शन होता है। तो इसमें से कौन कौन रिएक्शन होते हैं ये बात हम फिर से रिपीट करते हैं, बट यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। तो सबसे पहले ये कि हमको पहचानने आना चाहिए कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कौन कौन से मेन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है उसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये भी दो तरीके का होता है, फ्रीडल क्राफ्ट भी दो तरीके का होता है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये दो रिएक्शन होता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अब अल्काइलेशन एसाइलेशन ये दोनों जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसमें होता क्या है? अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अल्काइलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप जाके जुड़ता होगा। फिनॉल से रिएक्शन कर रहे हैं तो फिनॉल में अल्काइल जुड़ेगा, बेंजीन से कर रहे हैं तो बेंजीन में जुड़ेगा, अगर हम किसी दूसरे कंपाउंड से कर रहे हैं तो उसमें जाके वो जुड़ जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अब इसमें जो होता है अल्काइल ग्रुप जाके जुड़ जाता है, आर ग्रुप जुड़ता है। आर ग्रुप जैसे कि कौन से होते हैं आर ग्रुप? जैसे कि CH3, C2H5, मिथाइल, इथाइल, C3H7, प्रोपाइल, ये सब अल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं। एसाइलेशन क्या होता है? इसमें भी नाम से पता लग रहा है कि इसमें अल्काइल नहीं जुड़ेगा, इसमें एसाइल जुड़ेगा। तो एल्काइल को R से रिप्रेजेंट करते हैं, एसाइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एसाइल को रिप्रेजेंट करते हैं COR से, इसको COR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये COR क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O CH3, R की जगह पे CH3, C डबल बॉन्ड तो कॉमन है, फिर हो सकता है C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हो सकता है, फिर हो सकता है C डबल बॉन्ड O C6H5, कुछ भी हो सकता है, जैसे C6H5 मिथाइल, इथाइल, एराइल भी हो सकता है वो, फिर हो सकता है C6H5 सॉरी CO, और इधर लिख सकते हैं C3H7, इस टाइप से। तो ये सब एसाइल ग्रुप के कुछ एग्जांपल है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, इसमें ये ग्रुप जुड़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई पहचानेगा कैसे कि ये फ्रीडल क्राफ्ट वाला रिएक्शन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पूछा जा रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पूछा जा रहा है। तो दो तरीका है समझने का। अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे इस बॉक्स में बता दूं, जैसे कि अगर लिखा हुआ है CH3Cl या C2H5Cl या C6H3H7 ऐसा करके Cl या Br भी हो सकता है, कोई हैलोजन दूसरा भी हो सकता है, CH3Br हो सकता है, और यहाँ पे साथ में प्लस में करके कैटलिस्ट एक लिखा हुआ। कैटलिस्ट जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? एनहाइड्रस AlCl3, इस टाइप का ही कैटलिस्ट दिखेगा, AlCl3 दिखेगा, FeCl3 दिखेगा, कोई मेटल का क्लोराइड दिखेगा, एल्युमिनियम का क्लोराइड या फिर आयरन का क्लोराइड ऐसे दिखेगा। वैसे फ्रीडल क्राफ्ट में लोग मोस्टली यही यूज करते हैं, AlCl3। तो एल्युमिनियम का क्लोराइड, एल्युमिनियम का ब्रोमाइड भी दिख सकता है। तो इस टाइप का कंपाउंड दिखेगा, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, यही मेनली होते हैं। तो जब ये कंपाउंड दिखेगा कि हैलोजेनेटेड कंपाउंड है और उस हैलोजेनेटेड कंपाउंड के साथ एक मेटल का हैलाइड भी है, हाइड्रस Al, तो ये इस बात से हमको आइडिया लग जाएगा कि वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है।
तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है तो ये भी आइडिया लग जाएगा। उसमें जुड़ेगा क्या, जैसे इसमें अल्काइल कौन है, मिथाइल है, इसमें कौन है C2H5 है, इसमें कौन है C3H7 है, यहाँ कौन है CH3 है। तो जिससे रिएक्शन कर रहे हैं, जिस अल्काइल ग्रुप को, जो अल्काइल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, वही अल्काइल ग्रुप जाके उसमें जुड़ जाएगा। किसमें जुड़ेगा, फिनॉल से कर रहे हैं तो फिनॉल में, बेंजीन से कर रहे हैं तो बेंजीन में, तो उसी में जाके रिंग के अंदर जुड़ेगा, रिंग से बाहर नहीं जुड़ेगा। एक चीज और ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होते हैं रिंग के ही किसी कॉर्नर पे होते हैं। तो ये तो हुआ फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। अल्काइलेशन वैसा दिखेगा, अगर एसाइलेशन रहता है ये ऐसा होता, जैसे कि लिखा हुआ रहेगा CH3COCl, या फिर ये भी लिखा हुआ सकता है CH3COBr, या ये भी हो सकता है C6H5COCl, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, C2H5 लिखा रह सकता है, COCl ऐसे लिखा रह सकता है। हाँ, यहाँ भी कैटलिस्ट वही रहेगा, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन का कैटलिस्ट वही रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3। अब क्योंकि फिडलक्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो, ये सब के सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं। तो सब में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है मतलब क्या हुआ, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन हो या फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें छोटा सा पार्टिकल बनता है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जनरेट होता है रिएक्शन के टाइम में, एक पार्टिकल बनता है, वही छोटा पार्टिकल जाके फिनॉल में जुड़ जाएगा। बेंजीन से रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन में जाके जुड़ जाएगा, और उसी पार्टिकल को जनरेट करने में हेल्प कौन करता है, एनहाइड्रस AlCl। ये है कैटलिस्ट, है ये कैटलिस्ट। तो इसका काम क्या है इस कैटलिस्ट का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। इसका काम है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर देगा तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल जाके इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कर लेगा, फिनॉल के साथ, बेंजीन है तो बेंजीन के साथ। ठीक है, तो ये एसाइलेशन में ऐसा लिखा है, बस फर्क ये है उसमें CO भी साथ में दिखे। और कौन से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ और कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं, जैसे कि उसको भी देख लेते हैं हम लोग साथ में ही। यहाँ पे जो दूसरा रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन भी था और ये नाइट्रेशन है। तो ये कैसे हमको समझ में आएगा कि हमसे नाइट्रेशन बोला जा रहा है, नाइट्रेशन का प्रोडक्ट लिखना है। तो नाइट्रेशन में जिसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं उसमें रिएजेंट, इसमें क्या रिएजेंट यूज करते हैं, इसमें रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये दो एसिड यूज करते हैं, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट के जैसा एक्ट करता है, ये कैटलिस्ट के जैसा एक्ट करता है। तो मेन वहां पे जो रिएक्शन का जो मेन पार्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, ये बस कैटलिस्ट के जैसा है। तो नाइट्रेशन में इसका यूज करते हैं, या फिर सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी यूज करने से कभी कभी नाइट्रेशन हो जाता है। तो हम ये दोनों भी लिख सकते हैं, और फिनॉल के केस में तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से भी, इवन डाइल्यूट से भी काम हो जाता है। तो करने का सेंस ये है मेरा कि ये दोनों लिखा हुआ रहेगा और हमको प्रोडक्ट लिखने को बोला जाएगा तो हम नाइट्रेशन ही समझेंगे, और सिर्फ HNO3 भी लिखा जाएगा तो नाइट्रेशन समझेंगे। बेसिकली ये बात है, HNO3 मेंशन है तो नाइट्रेशन है बस। अब एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, ये क्या है कि जब दो एसिड एक साथ मिला दिया जाएगा तो कोई सोचेगा कि दो एसिड एक ही सॉल्यूशन में मिला कर रखा हुआ है तो फिर H+ कौन देगा, कौन H+ देगा, दोनों तो एसिड ही है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो कौन H+ देगा, कौन H+ लेगा, आपस में तो रिएक्शन करता ही होगा थोड़ा बहुत दोनों। तो यहाँ पे है क्या कि H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है और HNO3 भी स्ट्रॉन्ग है, बट कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग H2SO4 होता है, ज्यादा ऑक्सीजन है ना, ये ज्यादा H+ निकलने का टेंडेंसी होता है, तो ये कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इसीलिए H+ H2SO4 में से निकलेगा और यहाँ से H+ निकल के ट्रांसफर होता है HNO3 में। यानी कि ये हुआ कि जब H2SO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब मिला कर रखा जाता है तो ये एसिड के जैसा एक्ट करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर होता है, एक्ट्स एज एसिड। और वहां पे जब HNO3 इसके साथ है तो क्योंकि एसिड है लेकिन फिर भी ये किसके जैसा बिहेव करता है, एक्ट्स एज अ बेस। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन के टाइम पे
H2SO4 में जब मिक्स किया जाता है तो वहां पे HNO3 एक्ट्स एज अ बेस, HNO3 बेस के जैसा बिहेव करता है और H2SO4 एसिड के जैसा एक्ट करता है। कैसे, ये भी देख लेते हैं। तो ये नाइट्रेशन का रिएजेंट है, ये देख के कोई समझ जाएगा कि नाइट्रेशन हो। तो नाइट्रेशन में जुड़ेगा क्या, जैसे अल्काइलेशन में R जुड़ता था, CH3 C2H5 ये जुड़ता था। एसाइलेशन में क्या जुड़ता था, COR, जैसे हम लिखे थे साइड में यहाँ पे COR, जैसे कि COCH3 COC6H5 COC2H5 ऐसे। तो नाइट्रेशन में क्या जुड़ेगा, नाइट्रेशन में अटैच होता है NO2, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा जाके, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। तो अभी हम ये देखने वाले थे कि H2SO4 और HNO3 दोनों रहेगा तो कैसे एक्ट करता है वो H2SO4 एसिड के जैसे। तो H2SO4 जो होता है ना ऐसे टूटता है, H प्लस में टूटता है और HSO4 माइनस में टूट जाता है, एक H प्लस निकला और HSO4 माइनस आएगा। अब नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, ये डबल बॉन्ड एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक तरफ OH बॉन्ड। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर्स। ये H प्लस प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन है, यही इंपॉर्टेंट है। ये H प्लस यहाँ से यहाँ आएगा, किसके पास, नाइट्रिक एसिड, ये HNO3 है, उसी का स्ट्रक्चर है। तो ये अपना लोन पेयर इस H प्लस को डोनेट कर देगा। क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि जैसे ही डोनेट करेगा ना यहाँ पे 2 H आ जाएगा और ये H2 बन के निकल सके। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखते हैं, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इधर तो वैसे ही रहेगा, O के साथ एक H है, एक H और आगे जुड़ गया। अब क्या हुआ यहाँ पे, O पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया, एक बॉन्ड पे रहेगा, चाहे तो शो कर सकते हैं। अब पहले भी देख चुके हैं, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है तो ऑक्सीजन प्लस को रखेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उस सिचुएशन में बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ऐसे टूट गया, ऐसे टूटा जब इधर की तरफ तो ये इधर की तरफ निकल जाएगा। क्या निकलेगा, जब बॉन्ड ब्रेक किया ना तो ऑक्सीजन का चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो ले चुका ना वो। तो क्या निकला यहाँ से, 2 H और एक O, यहाँ से बन के निकला, माइनस लिख देते हैं H2 निकल चुका है यहाँ से। तो बचा क्या, बच गया N के साथ डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और इधर कैसा चार्ज बच गया, प्लस चार्ज, क्योंकि इसको लॉस हुआ ना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ से। तो ये बन गया। अब इसको हम क्या समझ सकते हैं, इसको अगर हम ठीक से देखें तो ये N है, 2 O है और N के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस। तो NO2 प्लस बन गया और यही NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो यही इलेक्ट्रोफाइल जाकर फिनॉल में जुड़ जाएगा, तो फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा। तो H2SO4 का काम क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करना और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर देना, और इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट होगा तो फिनॉल में जुड़ जाएगा। इसीलिए फिनॉल में NO2 जुड़ता है, क्योंकि NO2 प्रोड्यूस करता है और वही NO2 जाकर फिनॉल में जुड़ जाता है। तो नाइट्रेशन के टाइम में NO2 जुड़ता है। ये मैकेनिज्म समझने के लिए इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ये H प्लस को डोनेट किया इसलिए एसिड है, और H प्लस को एक्सेप्ट किया इसलिए बेस के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हुआ, फिडलक्राफ्ट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो हमको पता होने चाहिए, जैसे कि हैलोजिनेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा हैलोजन एटम, एक फ्लोरीन, जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ता है इस मेथड से। फ्लोरीन और आयोडीन इस मेथड से नहीं जुड़ता है, क्योंकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन तो एक्सप्लोसिव होता है, थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, और आयोडीन के साथ रिएक्शन स्लो होता है। इस वजह से हम लोग इन जनरल हैलोजिनेशन जो करते हैं डायरेक्ट वो क्लोरीन और ब्रोमीन से करते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि हैलोजिनेशन हो रहा है, एक्स तो जुड़ेगा, लेकिन हाँ अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो इसमें या तो Cl प्लस बन के जुड़ता होगा या तो Br प्लस बन के जुड़ता है। इसे ध्यान देना, क्लोरीन पे नॉर्मली होता है माइनस, ब्रोमीन पे माइनस होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के टाइम में क्लोरीन प्लस जाके फिनॉल में जुड़ेगा, ब्रोमीन पॉजिटिव जाके फिनॉल में जुड़ेगा, बाद में जुड़ के न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं रिएजेंट क्या यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये हैलोजिनेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजिनेशन है। तो पहचानेंगे ऐसे कि Cl2 लिखा रहेगा, उसके साथ कोई कैटलिस्ट लिखा रहेगा, जैसे कि फिडलक्राफ्ट में जो था वही रह सकता है, एनहाइड्रस AlCl3 रह सकता है, या फिर Cl2 के साथ FeCl3 रह सकता है, या फिर कोई भी मेटल क्लोराइड या मेटल ब्रोमाइड FeBr3 रह सकता है।
ऐसे कुछ रह सकता है वहां पे कंपाउंड, या फिर एफ डार्क भी लिखा हुआ रह सकता है, एफ है साथ में डार्क लिखा हुआ है बिना लाइट का रिएक्शन। तो ये सब कुछ रिएक्शंस हैं जो कैटलिस्ट हैं, जो ये बताते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। हाँ, क्लोरीन की जगह पे Br2 भी लिखा रह सकता है, तो Br2 प्लस AlCl3, Br2 प्लस FeCl3, Br2 प्लस FeBr3, इनमें से कुछ भी रह सकता है। तो ये कैटलिस्ट रहेंगे। अब एक चीज और, एक कैटलिस्ट का काम क्या होता है देखते हैं। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं क्या है कि हमारे पास है Cl2 क्लोरीन, अब वहां पे कैटलिस्ट क्या है AlCl3। AlCl3 क्या होता है ना, लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड किसको बोलते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, ऑक्टेट कंप्लीट जिनका नहीं होता है, ये लुईस एसिड कैटलिस्ट है। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे साइड में, थोड़ा समझने के लिए देख लेते हैं। तो इसके साथ 3 क्लोरीन है, 3 ही बॉन्ड है एल्यूमिनियम के पास, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 3 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। ऑक्टेट इसका है इनकम्प्लीट, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अब क्लोरीन के पास जो होते हैं ना लोन पेयर्स होते हैं ऐसे, इसके पास भी होंगे ऑफ कोर्स। तो लोन पेयर इसके पास तो ऑक्टेट से कम है ना, तो लोन पेयर है तो डोनेट कर देगा उसको, तो ये इसको डोनेट कर दिया। ये तो बस समझने के लिए स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। तो जैसे ही डोनेट करेगा क्या बन जाएगा, क्लोरीन है ये Cl, 2 लोन पेयर इसके पास रहेंगे बचे हुए, और एल्यूमिनियम ये Cl3। अब एक्सेप्ट किया है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा माइनस, क्योंकि ये डोनेट किया है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस। अब वही सिचुएशन है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, पे प्लस ज्यादा देर थोड़ी रुकेगा, तो वैसे सिचुएशन में क्या करेगा, वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये क्लोरीन जो है बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब इसके बाद वही बॉन्ड है, एक इधर एक इधर, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये तो अभी न्यूली फॉर्म बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने से तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे क्लोरीन की तरफ, प्लस की तरफ, प्लस तो यहीं पे है, इसी की तरफ जाएगा। तो इसकी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा फिर, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये Cl इस Cl से अलग हो गया, लेकिन उधर से अलग नहीं हुआ है, तो ये Cl जब यहाँ से टूटा तो उधर की तरफ जुड़ा रह गया, इधर से अलग हो गया, तो एक Cl अलग हो गया और ये Cl इधर की तरफ चला गया। 3 Cl पहले से था, एक और आ गया, तो Al के साथ कितना Cl हो गया 4। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही गेन किया, कोई भी गेन करता है कोई चीज, तो उसका प्लस चार्ज तो खत्म हो जाता है, तो प्लस तो खत्म हो गया, बट ये माइनस तो मेंटेन रहेगा, AlCl4 माइनस बन गया। लेकिन जब ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो एक चीज और हम समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला गया तो लॉस किसको हुआ ना, तो यहाँ पे क्लोरीन पे क्या बन गया प्लस, यानी कि क्लोरीन पे ओरिजिनली प्लस नहीं होता है, इस AlCl3 की वजह से या FeCl3 की वजह से क्लोरीन पे टेम्पोररी वे में यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, यहाँ पे डेवलप हो जाता है क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। इट मींस यहाँ पे क्लोरीन क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल, एक इंटरमीडिएट बन चुका है क्लोरीन, Cl प्लस बनेगा और यही प्लस जाके जुड़ जाएगा फिनॉल में, फिनॉल में Cl जुड़ जाएगा। अगर Br लेते हैं यहाँ पे Br2 तो Br जुड़ जाता है। तो अगर ये कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3 इन Friedel-Crafts रिएक्शन, और व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3 इन क्लोरीनेशन और इन ब्रोमिनेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3 और FeBr3, तो आंसर क्या होगा, AlCl3 और FeBr3 और AlCl3, FeBr3 और FeCl3, all of these compounds are Lewis acid because these are electron deficient. They behave as Lewis acid catalyst, and what they do, they polarizes the molecule. जो भी molecule होगा उसको क्या करेगा, polarize करेगा। They polarizes the molecule and जैसे इसको ऊपर चार्ज डेवलप कर दिया ना, polarize कर दिया, they polarizes the molecule and generates the electrophile. Means the duty of Lewis acid catalyst, the duty of Lewis acid catalyst is to polarize the molecule and to generate the electrophile. इसको देख के ही आइडिया लग जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो बेंजीन कहीं किसी कॉर्नर पर जाके जुड़ेगा, ठीक है, एक Cl जाके जुड़ जाएगा। और कौन से रिएक्शन होते हैं उसको भी देख लेते हैं। एक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, वो होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या जुड़ता है, सल्फोनेशन में जुड़ता है SO3H। इसके लिए यूज क्या करते हैं हम, रिएजेंट, तो इसके लिए रिएजेंट यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के जगह पे कोई यूज कर सकता है ओलियम, मीन्स H2O7, इसका यूज कर सकते हैं। इसको कोई अगर ठीक से देखे तो ये H2SO4 और SO3 का मिक्सर है। इसको अगर हम ऐड करके देखें तो यही आ जाएगा, 2H 2S हो गया और ऑक्सीजन 3, इसका मिक्सर। तो यही रिएजेंट होता है। इससे क्या होगा कि सल्फोनेशन होगा और बेंजीन में जाके SO3H जुड़ेगा। अच्छा, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल यही होता है SO3। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है। हम बोल रहे थे अभी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या था, अभी हम देख रहे थे। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2+। ब्रोमिनेशन का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, Br+। क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, Cl+। वैसे ही अल्काइलेशन का प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, R+। एसाइलेशन का क्या हो जाएगा फिडलक्राफ्ट का, RCO+। वैसे ही सब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। लेकिन सल्फोनेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसका इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते ही हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसा बिहेव करते हैं, बट उन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3। SO3H नहीं, सिर्फ SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर द सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक एक करके सारे रिएक्शन को देखते हैं। अब दोस्त एक चीज और, ये सब फिनॉल और बेंजीन या बेंजीन जैसे और कंपाउंड, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन वाले कंपाउंड ही इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्यों देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड होने का मतलब कि हर जगह पे 1 2 3 जगह पे पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है। तो कहीं पे ज्यादा पाई बॉन्ड है तो वहां पे समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो बेंजीन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इस वजह से होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि क्या, अभी देख रहे थे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आएगा इसमें जुड़ेगा, तो कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो वहीं जाएगा ना जहां पे नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव तो नेगेटिव के पास जाएगा। तो नेगेटिव ज्यादा है मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अप्रोच करता है। इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अप्रोच करेगा, पाई बॉन्ड वीक होता है, जल्दी से टूट जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वहीं पे होते हैं जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अब तो बेंजीन में होगा इस तरह का रिएक्शन, या फिर क्लोरोबेंजीन में होगा, या फिर ब्रोमोबेंजीन में होगा, या फिर फिनॉल में होगा। इस तरीके के कंपाउंड में रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली फिनॉल। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि बेंजीन और फिनॉल में किसमें थोड़ा फास्ट रिएक्शन होगा। जैसे हमारे पास अगर 2 ऑप्शन हो, एक है हमारे पास फिनॉल और एक है बेंजीन, और हमारे पास एक ही इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ जाके जुड़े यहाँ जाके जुड़े। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का कंपेरिजन कर रहे हैं टुवर्ड्स किसके लिए, टुवर्ड्स E+, इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन ज्यादा रिएक्टिव हो। तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं जहां जाएगा, प्लस है ये तो वहीं जाएगा जहां पे माइनस हो। तो दोनों जगह तो पाई बॉन्ड उतने ही है, तो दोनों जगह जा सकता है। ऑफ कोर्स दोनों जगह जा सकता है, बट ज्यादा इजीली कहां मूव करेगा, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली हाई होगा। तो दोनों में से हाई कहां पे है, इसमें है OH। अब ये OH ग्रुप ही कुछ रोल प्ले करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और या तो घटा देगा, तो ही काम कर सकता है। तो ये OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, लोन पेयर सिंगलटन। तो रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन का लोन पेयर मूव करके बेंजीन में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई था, और बाहर से इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा, तो ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाए। यानी कि OH ग्रुप जो होता है, OH ग्रुप ऑफ फिनॉल increases the electron density, increases the electron density, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, increases the electron density and
thus activates the benzene, thus activates the benzene ring। उसमें जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये ग्रुप जो होता है ना वो देने वाले ग्रुप होते हैं, डोनेटिंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं ये। तो बेंजीन में जितना इलेक्ट्रॉन होगा तो कांस्टेंट है, इसमें देगा तो और बढ़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नेगेटिव बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव वही जाएगा जहां पे नेगेटिव ज्यादा ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा। इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड देयरबाय एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। किसके लिए एक्टिवेट किया? न्यूक्लियोफाइल के लिए नहीं, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब कि ये पॉजिटिव रेजोनेंस शो कर रहा है। तो ये होता है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन देख चुके हैं कि वो लोग का आई इफेक्ट पावरफुल होता है, वो लोग डोनेटिंग नहीं होते हैं। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन वो विड्रॉइंग होता है। वैसे हम यहाँ पे फिनॉल देखने वाले हैं। तो अब फिनॉल का रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमारे से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये फिनॉल है और इसका रिएक्शन करें हम डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हम अभी देख रहे थे कि HNO3 लिखा हुआ रहे H2SO4 के साथ या सिर्फ HNO3 लिखा है। तो एक चीज तो श्योर है कि वहां पे होने वाला क्या है, नाइट्रेशन। अब यहाँ पे नाइट्रेशन होगा, तो नाइट्रेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा कि बेंजीन में नाइट्रो जुड़ेगा। अब कहाँ जुड़ेगा नाइट्रो? एक चीज और नोटिस करना है कि जब नाइट्रेशन है तो नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और हम बताए हैं कि नाइट्रेशन जब इलेक्ट्रोफिलिक है तो नाइट्रेशन में बेंजीन के ही किसी कॉर्नर पे रिएक्शन होता है, बेंजीन के बाहर नहीं जाना है, बेंजीन के अंदर ही रिएक्शन करना है। तो बेंजीन का ये कॉर्नर ये सब कॉर्नर खाली है, तो इसी कॉर्नर पे रिएक्शन खाली हो गया है इन द सेंस कि वहां पे हाइड्रोजन है। तो हर जगह पे हाइड्रोजन है, अब वो हाइड्रोजन का जगह कौन लेगा? नाइट्रेशन होगा तो नाइट्रो ग्रुप, ये ग्रुप उस हाइड्रोजन का जगह लेगा। तो होगा क्या कि फिनॉल जहां पे है OH ग्रुप जहां पे है वो तो वहीं रहे। अब नाइट्रो यहाँ पे अटैच करें, यहाँ पे अटैच करें या यहाँ पे अटैच करें, कहाँ पे? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। तो कहाँ पे अटैच होगा ये डिपेंड करता है फिर से इसी ग्रुप पे जो एक्टिवेट कर रहा है या जो डीएक्टिवेट करे। ये तो एक्टिवेट कर रहा है वैसे। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि ये कैसा इफेक्ट शो करता है, एक्टिवेट करता है, प्लस आर शो करता है। तो जो प्लस आर शो करते हैं दोज ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रुप जो होते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहे हैं उसको डायरेक्ट करते हैं कि that particular group should attach to ortho position or should attach to para position। तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे अटैच हो जाएगा? या तो ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा, यानी कि ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल वो पे अटैच हो गया नाइट्रो और फिनॉल पे पहले से था, या फिर ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, फिनॉल पे पहले से था, नाइट्रो ऑर्थो पे नहीं अटैच होकर पैरा पे अटैच हो जाता, तो बन जाता पी नाइट्रो फिनॉल पैरा नाइट्रो फिनॉल। ये होता है। अगर हम फिनॉल का नाइट्रेशन करें तो वहां से H रिप्लेस हो जाएगा, H यहाँ पे था वो H नहीं रहा, यहाँ पे H हम चाहे तो शो कर सकते हैं, दो बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड और इधर H, हर जगह एक एक H होगा और उस H की जगह पे क्या अटैच हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ऐसे होता है फिनॉल का नाइट्रेशन। अब ये प्लस आर शो करता है इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ता है या पैरा पे जुड़ता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्लस आर शो करता है तो क्या होता है, इसको भी देख सकते हैं हम लोग। अगर हम फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से, तो ड्रॉ करने से हमको इतना आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, O पे प्लस चार्ज, एक लोन पेयर रहेगा अभी भी। फिर ये लोन पेयर यहाँ से मूव करेगा, यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा? तो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, लोन पेयर यहाँ चला जाएगा, ये O और H। कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, बस दो ही स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, और भी दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इस स्ट्रक्चर से ड्रॉ करने से पता क्या लग रहा है कि जब हम रेजोनेंस इसमें कराए, प्लस आज जब दिखाए हम इसमें, तो हमको दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे आ रहा है और नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे आ रहा है। ये कौन सा जगह होता है? लेफ्ट साइड हो या राइट साइड? इस जगह को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं? पैरा। तो नेगेटिव कहाँ पे दिख रहा है? ऑर्थो पे और पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़े हुए? जहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है।
ऑर्थो एंड पैरा पे। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस जो बन के जाता है वो प्लस बन के ऑर्थो पे जाता है या फिर पैरा पे जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन कोई पूछे कि व्हाई फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, then what will be the answer? Answer will be that because OH group that present in phenol shows plus R effect.